रिपीट कीजिएगा। लास्ट क्लास पे हमने क्या चीजें डिस्कस की थी? जी फिदा हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। रिपीट कीजिए, लास्ट क्लास पे हमने क्या किया था? चलिए जी बताइए। अच्छा ये बताएं कि जो हमने ओवर करंट प्रोटेक्शन रिले के मुतालिक जो चीज़ें डिस्कस की उसमें से दो मेन इश्यूज क्या हैं जो हमें कोऑर्डिनेशन में आ रहे होते हैं? या यूं कह लें कि जो ओवर करंट एक प्रोटेक्शन सर रिले, टाइम सेटिंग का था सर। क्या टाइम मसला था? टाइम का क्या मसला है? सर वो तो डायग्राम में था टाइम में, मतलब कि कौन सी रिले जो है ना किस टाइम ऑपरेट होनी चाहिए, या दो रिले जब ऑपरेट होंगी तो उनके दरमियान में कितना टाइम का डिफरेंस है। नहीं तो इसमें इसमें मसला वो क्या है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? ओवर करंट रिले का इशू ये है कि आपके जो क्लोज सर्किट ब्रेकर्स होते हैं यस सर। उसमें टाइम ग्रेडिंग और करंट ग्रेडिंग के जो इश्यूज हैं वो कोऑर्डिनेशन को इतनी कन्वीनियंटली नहीं होते। जैसे कि हमने लास्ट दो एक्सरसाइज में हमने चेक किया था, जैसे कि हमारा फ्यूज सेटिंग अगर हमने कर रहे थे तो उसकी जगह रिले लगानी थी, और अगर रिले भी हमने लगानी थी तो हम कुछ एक खास कंडीशन में जो उसकी इंस्टेंटेनियस कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको यूज नहीं कर सकते थे, अदरवाइज सिलेक्टिविटी कैन नॉट बी अचीव्ड। ठीक है, तो there are some points to be considered while designing the protection। अच्छा, उसमें ये होता है कि we try to identify the most suitable relay according to the application of it। तो आज देखते हैं कि डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले वो उसकी क्या वर्किंग प्रिंसिपल है। जी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? जी सर, जी सर। यस सर, हो रही है। ओके अच्छा जी, हम इसमें क्या करेंगे कि अब देखते हैं कि डिस्टेंस प्रोटेक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे सूटेबल है एज कंपेयर टू ओवर करंट प्रोटेक्शन। सो द मेन प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया कि द प्रॉब्लम ऑफ कंबाइनिंग फास्ट फॉल्ट क्लियरेंस, यहाँ पे हमारे पास टारगेट ये होता है कि हमने क्लियरेंस जो है फॉल्ट की तेज करनी है और उसमें सिलेक्टिविटी भी होनी चाहिए। तो ये ओवर करंट में पॉसिबल इतना कन्वीनियंटली नहीं है कि जाहिर सी बात है अगर डाउनस्ट्रीम में फास्ट रिस्पॉन्स है, अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट अपर रिले भी देख रही है, अपस्ट्रीम रिले भी देख रही है, तो उस सूरत में जो अपर रिले है उसकी टाइम ज़्यादा होगा, सो द रिले कैन नॉट वर्क फास्ट। so we have to do the trading between the fast fault clearing or the selectivity of the uh, tripping plant। ठीक है, so that is basically our prime goal। so यहाँ जो पहली लाइन में लिखा है कि हमने फास्ट क्लियरेंस भी हासिल करनी है और selectivity भी हासिल करनी है, is the key aim for the protection of the power system। to meet these requirements, high speed protection systems are for transmission and primary distribution circuit that are suitable for use with the automatic reclosure of the circuit breaker। तो इसमें ये होता है कि बाज़ दफ़ा हमारे पास ऑटोमेटिक रिक्लोजर भी होती है सर्किट ब्रेकर्स की जो ऑटोमेटिक ऑपरेट करते हैं, बट दिस इज ऑलवेज विद द कम्बिनेशन ऑफ द रिले। ठीक है, तो जब भी कोई ट्रांजिएंट वोल्टेज आते हैं या लाइटनिंग स्ट्राइक होती है तो उस सूरत में हमें फास्ट बिहेवियर भी चाहिए होता है। डिस्टेंस प्रोटेक्शन इन इट्स बेसिक फॉर्म is a non-unit system of protection offering considerable economical and technical advantage। यहाँ पे ये है कि डिस्टेंस प्रोटेक्शन से मुराद ये है कि आप ब्रेकर्स से अलग एक यूनिट भी प्रोक्योर कर सकते हैं, बट मीन्स जैसे कुछ केसेस थे
कि अगर आपके पास ओवर करंट रिले है तो उसके अंदर बिल्ट इन ब्रेकर्स भी होते हैं, and there are other application where you have the overcurrent relays separate from the breaker. So one overcurrent relay जो है वो मल्टीपल ब्रेकर्स को ऑपरेट कर सकती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम डिस्टेंस प्रोटेक्शन को भी मल्टीपल ब्रेकर्स को ऑपरेट करने के लिए काम कर सकते हैं। Unlike phase and neutral overcurrent protection, the key advantage of distance protection is that its fault coverage of the protected circuit is virtually independent of source impedance variation. अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखें कि हमने देखा था ओवर करंट के अंदर हमारे पास जो फेज या न्यूट्रल जी हम प्रोटेक्शन लगाते हैं उसमें अगर सोर्स इम्पिडेंस वेरी कर रही है सिग्निफिकेंटली, तो उसमें हमारे पास जो है करंट की सेटिंग्स जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, चेंज होती हैं, और वी हैव टू यूज अ डिफरेंट ग्रेडिंग मैकेनिज्म। इस केस में हमारे पास जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन है उस सूरत में जो सोर्स इम्पिडेंस है उसकी वेरिएशन की वजह से हमें कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे एक सिस्टम ले लें कि हमारे पास एक जनरेटर है, ठीक है। वी हैव टू जनरेटर्स ओवर हियर इन अ पावर प्लांट एंड दे आर टू इंडिपेंडेंट ट्रांसफार्मर्स कनेक्टेड टू ईच अदर। So the breakers, each unit has its own breaker, plus there is a common cable that is feeding into the system, and we have a breaker over here as well, and as well as the downstream transmission feeder या within the power plant अगर आप बात करें तो वहाँ पे भी आपके पास एक breaker यहाँ पे लगा हुआ है। So in this simplified example we have the total impedance of the source. तो सोर्स इम्पिडेंस को हम कंसीडर कर रहे हैं दिस टू मतलब ट्रांसफार्मर्स और जनरेटर की टोटल इम्पिडेंस को हम कंसीडर करते हैं, लेट्स अज्यूम, और यहाँ पे इसकी वैल्यू है 10 ohms। सो ईच ब्रांच गेट 10 ohms इम्पिडेंस, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो केबल है लेट्स अज्यूम इसमें 4 ohms की इम्पिडेंस है। So let's assume we have to calculate or we have to set the setting for this relay, and we have two breakers over here. Okay. So first case में हमारे पास let's assume we have a fault at this point. So theoretically this relay should trip. This is a fast relay. So हम करंट किस तरीके से निकालते हैं बेसिक इक्वेशन के जरिए कि let's assume we have the voltage of 115 kilovolts. That's the voltage divided by square root 3 because line to neutral voltage is required for fault, and the total impedance of the system. तो total impedance कैसे आएगा, 10 ohm from one unit and the 10 ohm for second units. तो इन दोनों का हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लें तो 5 ohm बनती है, और the addition of the series element of the cable. तो उस सूरत में जो हमारे पास करंट आता है वो 7380 एम्पेयर जो है फॉल्ट करंट प्रोड्यूस होगा। तो इस सूरत में जो रिले की सेटिंग बनेगी क्वाइट लेट्स से नियर 7380 ohms कर लें आप, ठीक है। और अगर इन सेकंड केस में लेट्स अज्यूम हमारा कि एक पावर प्लांट वर्किंग कंडीशन में नहीं है, क्योंकि बाज़ दफ़ा पावर प्लांट में कुछ मेंटेनेंस वर्क है और दे आर अदर लेट्स से इन ऑपरेशन कंडीशन नहीं है, तो उस सूरत में जो टोटल इम्पिडेंस है सिस्टम की सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। फॉर दिस केस, अच्छा अगर यहाँ पे ये चीज़ नोट डाउन करें कि यहाँ पे और इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है क्योंकि सिर्फ 4 ओम है, ठीक है। अगर हम करंट निकालें इसका मिनिमम, अगर फॉल्ट इस पॉइंट के ऊपर भी फॉल्ट हम कैलकुलेट करें तो अमाउंट ऑफ करंट बताइए ज़रा कितना होगा, कैलकुलेट करके बताएं कितना फॉल्ट करंट होगा। यानी 5 ओम अगर हम रखें तो तकरीबन इसका हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जी वैल्यू बताइए। लेट्स अज्यूम अपर केस में हमारे पास फॉल्ट आता है इस लोकेशन के ऊपर 3279 3279 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी,
इसमें फिर जो हमने ग्रेडिंग करनी है टाइम ग्रेडिंग के लिहाज से निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन अगर आप देख लें कि लेट्स से हमारे पास एक सोर्स जो है वो आउट सर्विस हो जाती है, उस केस में अगर हम फॉल्ट करंट निकालते हैं F2 के ऊपर, तो वी हैव द वैल्यू ऑफ 640 एम्पेयर। तो अगर हम यहाँ पे ये वैल्यू सेट करते हैं, ठीक है, तो इसके और इसके दरमियान कुछ मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, एंड देन द ग्रेडिंग इज डिफिकल्ट टू सेट, ठीक है। अदरवाइज अगर यहाँ पे फॉल्ट आएगा तो आपकी जो रिले है ये वाली रिले भी ट्रिप कर जाएगी। मसलन हो क्या रहा है कि नॉर्मली जो ये वाला रिले है इसकी सेटिंग हायर होनी चाहिए एज कंपेयर टू द सेटिंग ऑफ दिस फॉल्ट। ठीक हो गया, यही प्रिंसिपल था हमारा। जैसे जैसे आप सोर्स की तरफ जाते हैं आपकी जो सोर्स करंट टिपिकली अज्यूम किया जाता है कि वो हायर है, तो इस सूरत में यहाँ पे जो करंट की सेटिंग है दैट शुड बी हायर एज कंपेयर टू दिस वन। लेकिन हमने ये देखा कि अगर हम यहाँ पे सोर्स की वैल्यू जो है कम कर देते हैं, हटा देते हैं, एंड द फॉल्ट इज F2, तो उस सूरत में हमारे पास जो करंट है यहाँ पे इस रिले के लिए या इस ब्रेकर के लिए वो कम आ जाता है एज कंपेयर टू दिस वन। सर एक चीज पूछनी ठीक थी। है, इसमें ये होगा कि अगर हम यहाँ पे इस सेटिंग के ऊपर फॉर एग्जांपल यहाँ पे फॉल्ट आता है किसी डिस्टेंस के साथ, तो अगर करंट फ्लो होता है 6640, तो ये वाली रिले भी ट्रिप कर जाएगी। ये बताएं। सर मैं ये पूछ रहा था, अगर F1 के ऊपर हम कह रहे हैं कि करंट अगर गुजरता है 7380, तो जो दूसरी इसकी रिले होगी, जिस तरफ आप कह रहे हैं कि उधर जो है ना, जैसे जैसे हम सोर्स की तरफ जाते हैं तो करंट वो बढ़ता जाता है, तो वहाँ पे फिर कितना करंट होगा तो वो रिले ट्रिप करेगी, या इसी 7380 के ऊपर ही वो ट्रिप करेगी? नहीं, आपने टाइम ग्रेडिंग भी करनी है, या अब ये आपके ऊपर है ना, अगर आप टाइम ग्रेडिंग कर रहे हैं करंट ग्रेडिंग के लिहाज से देख रहे हैं। अगर हम यहाँ करंट ग्रेडिंग के लिहाज से देख रहे हैं तो यहाँ पे अगर अमाउंट ऑफ करंट हायर है तो यहाँ जी पे सर। उससे ज्यादा होना चाहिए ना, ठीक है। जी सर। होगा क्या, यहाँ पे अगर आपके पास फॉल्ट आता है, फॉर एग्जांपल आप इसकी सेटिंग करते हैं 6640 एम्पेयर, जी यहाँ पे सर। मैंने सेट की वैल्यू कर दी 6640, ओके। जी सर। और यहाँ पे वैल्यू मैंने सेट कर दी 7380, लेट्स से, ठीक हो गया। अब लेट्स अज्यूम यहाँ पे कोई केबल है फॉर एग्जांपल और यहाँ पे फॉल्ट अगर आता है, और लेट्स अज्यूम वी आल्सो हैव दिस सोर्स आउट ऑफ सर्विस, लेट्स से, तो ये जो अमाउंट ऑफ यस सर। करंट है ये कम हो जाएगा ना, तो इट जी कुड सर। रीच दिस वैल्यू एट दिस फॉल्ट डबल एज सिक्स वेल। फोर। यानी कि F1 पे यस। फॉल्ट आएगा तो हमारे पास 6640 करंट भी आ सकता है, ऐसे ही है। जी सर। तो यस सर। उस सूरत में ये होगा कि ये वाली रिले तो ट्रिप नहीं होगी ना, क्योंकि इसकी सेटिंग हायर है, सेट 7380 पे। जी और सर। ये वाली रिले जो है वो ट्रिप कर जाएगी क्योंकि इसकी सेटिंग लोअर है। यस सर। ठीक हो गया। तो उस सूरत में तो ओके। ये रॉन्ग ट्रिपिंग होगी ना हमारे लिए, क्योंकि जब फॉल्ट यस F1 सर। लोकेशन के ऊपर है, सो वी मस्ट ट्रिप दिस ब्रेकर फर्स्ट। यस तो सर। जो सेलेक्टिविटी है इन दोनों के दरमियान, वो जो चीज़ है वो डिस्टर्ब हो रही है। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि जैसे जैसे सोर्स के करीब फॉल्ट आता जाए वो आपके पास ज़्यादा करंट सिस्टम में इनफीड करता है, और मेक सेंस कि जाहिर सी बात है इम्पीडेंस आपकी कम होती जा रही है, तो उस सूरत में आपके पास फॉल्ट करंट जो है वो ज़्यादा हो बढ़ता जाएगा। है। लेकिन इस सूरत में अगर पावर प्लांट के अंदर एक यूनिट आउट ऑफ सर्विस हो गया है तो आपकी जो तमाम जो सेटिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जी सर। ठीक है। तो क्वाइट ऑफन आप ये ऐसा तो यस नहीं सर। करते कि जी आपने पावर प्लांट बंद किया तो जाके तमाम रिले की सेटिंग चेंज कर, जी नहीं। रिले की जो सेटिंग होती है दे आर डन वंस ओनली एट द लेवल ऑफ पावर सिस्टम प्लानिंग। यस सर। अगर आप कोई कंपोनेंट न्यू इंटीग्रेट करते हैं तो आपने तमाम जो ब्रेकर्स होते हैं जिनकी आपस में कोऑर्डिनेशन करनी होती है उसकी वैल्यू आप दोबारा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और यूजली दैट यस इज डन ओनली बेस्ड ऑन द एक्सटेंशन ऑफ द ग्रिड, यानी कि जो परमानेंट काम होता है
कभी भी रिपेयर या मेंटेनेंस के टाइम स्पेन की या कंडीशन को कंसिडर करके सेटिंग्स को चेंज नहीं किया जाता। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो यस सर। एग्जांपल है उसमें इसका मकसद यही है बताने का कि अगर लेट्स जो हमारे पास एक पावर प्लांट है जिसमें दो या दो से ज़्यादा जनरेटर लगे हुए हैं और फॉर एनी पर्पस या नॉर्मल ऑपरेशन रिक्वायरमेंट के तहत कह लें या मेंटेनेंस के तहत कह लें कि इस सूरत में अगर हमारे पास जनरेटर एक यूनिट बंद होता है तो उस सूरत में हमारे पास जो आगे की जो सेटिंग है रिले सेटिंग दे गेट डिस्टर्ब। ठीक है। तो इस तरह की यस सर। एप्लीकेशंस के लिए हमें चाहिए डिस्टेंस रिले कह लें। और इसमें ये है कि डिस्टेंस रिले, अब ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे डिस्टेंस रिले का क्या वर्किंग प्रिंसिपल है और क्या चीज़ें हैं। ठीक है। अच्छा ओके, द डिस्टेंस प्रोटेक्शन इज कंपैरेटिवली सिंपल। यहाँ पे जो बेसिक कुछ पॉइंट्स यहाँ डिफाइन किया उसकी कैरेक्टरिस्टिक को कि डिस्टेंस प्रोटेक्शन इज क्वाइट सिंपल टू अप्लाई and it can be fast in operation for fault located along most of the protection circuit। ठीक है। इसमें जो भी है इसकी जो बिहेवियर है हम इसको फास्टली ऑपरेट करवा सकते हैं। it can also provide the both primary and remote backup function, so it also it can work as overcurrent relay जैसे कह सकते हैं आप कि दोनों इसमें दोनों फीचर हैं, प्राइमरी भी और रिमोट बैकअप भी हासिल कर सकते हैं। इट कैन ईजिली बी अडेप्टिव टू क्रिएट आ यूनिट प्रोटेक्शन सिस्टम, यानी कि किसी भी पावर प्लांट वगैरह की जो प्रोटेक्शन अगर आपने करनी है उसको हम अप्लाई कर सकते हैं विद द सिग्नलिंग चैनल, यानी उसमें कम्युनिकेशन भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एंड इट इज सुटेबल फॉर एप्लीकेशन विद हाई स्पीड ऑटो रिक्लोजिंग सिस्टम, यानी कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जहां आपके पास ऑटो रिक्लोजर चाहिए ऑन एंड ऑपरेशन के लिए, तो वहां पे भी हम डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले अटैच कर सकते हैं। सो नॉर्मली जो आपके पास ट्रांसमिशन लाइन है हाई वोल्टेज लाइन, वहां पे आपके पास ये डिस्टेंस रिलेज ही कनेक्टेड होती हैं। ऑलराइट, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से काम करता है कि चूंकि हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन की जो इम्पिडेंस है वो लीनियर आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, प्रोपोर्शनल होती है अकॉर्डिंग टू इट्स लेंथ। यानी कि अगर आपने डाटा शीट अगर कोई भी देखी है तो डाटा शीट में आपको किस फॉर्म में दिया जाता है, आर की वैल्यू या एक्स की वैल्यू, दैट इज ओम्स पर किलोमीटर। ठीक है। तो इस सूरत में अब आपके पास एक लीनियर बिहेवियर है, लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी आपकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू या इम्पिडेंस की वैल्यू है वो इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है। so this is quite convenient in a sense to set the value of relay। और उसमें होता क्या है कि since the impedance of transmission line is proportional to its length, for distance measurement it is proportionate to use a relay capable of measuring the impedance of a line up to predetermined time, उसको हम कहेंगे रीच टाइम। यानी कि हमने एक केबल है, आगे डायग्राम से और बात क्लियर हो जाएगी, इसकी along this line जो है हमारे पास जो impedance चेंज हो रही है, if the relay is connected at this point, so we are measuring the current and voltages and we define के reach point के up to this length हमारे पास अगर impedance है इसके दरमियान measurement है, this means we have the fault over here। such a relay is described as a distance relay। ठीक है, distance हम measure कर रहे होते हैं उस line के ऊपर and is designed to operate only for the fault occurring between the relay location and the selected reach point। तो यहाँ quite simple है हमारे पास कि जो रीच पॉइंट है मैक्सिमम हम जो लिमिट सेट कर देते हैं ओम्स की, उसके दरमियान और रिले के दरमियान की लोकेशन को वो कवर अप करता है। अच्छा, इस चीज से एक और एडवांटेज अगर आप देख सकते हैं डिस्टेंस रिले यूज करने का, ये हमें क्वाइट सिग्निफिकेंट लोकेशन भी आइडेंटिफाई करके बता सकता है कि हमारा जो फॉल्ट है वो किस लोकेशन के ऊपर आ गया। नेक्स्ट डायग्राम्स आएंगी तो मैं उसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ये कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइबल है। अच्छा, यहाँ पे जो पॉइंट है यहाँ पे यही है कि हमारे पास जो प्रोसीजर है कि फॉल्ट अकरिंग बिटवीन द रिले लोकेशन एंड द रीच पॉइंट के दरमियान फॉल्ट डिटेक्ट करता है, थस गिविंग डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फॉल्ट दैट मे अकर इन डिफरेंट लाइन सेक्शन। तो यहाँ हम डिफरेंट लाइन सेक्शंस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि किस लाइन के ऊपर क्या कह सकते हैं फॉल्ट आया है।
So in the basic principle of distance protection, that involves the division of the voltage at the railing point by the measurement current. So हम voltage current measurement दोनों यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं. सो द एपरेंट इम्पिडेंस सो कैलकुलेटेड इज कंपेयर विद द रीच पॉइंट. यानी कि यहाँ हम एक्चुअल वोल्टेज और करंट के पॉइंट्स को हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं, उससे हम निकालते हैं इम्पिडेंस, एक्चुअल इम्पिडेंस, और उसमें हमारा जो सेट पॉइंट होगा रीच पॉइंट, यानी कि अप टू दिस किस पॉइंट पे हमने फॉल्ट को इंटरसेप्ट करना है, उससे हम कंपेयर कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली. So if the impedance, measured impedance, is less than the reach point impedance, it is assumed that the fault exists on the line between the relay and the reach point. For example, यहाँ देख लीजिए diagram में. So we have the relay connection point over here. Let's assume यहाँ पे again हम different zones कर सकते हैं. Zone 1 क्या है, 2 क्या है, different zones के लिहाज से define कर सकते हैं. तो नॉर्मली लेट्स अज्यूम 85% ऑफ द केबल जो है हमने जोन 1 के अंदर कॉन्फ़िगर करनी है. तो हमारा जो रीच पॉइंट होगा वो दैट विल बी दिस वैल्यू. रीच पॉइंट से मुराद ये है कि वो इम्पिडेंस जो इस पॉइंट के ऊपर रिले ऑब्जर्व यानी कि ऑब्जर्व करेगा या उसको देखेगा. तो कंटिन्यूसली जो रिले है, यहाँ पे वोल्टेज और करंट सेंसर लगे होते हैं, ट्रांसफार्मर लगे होंगे. तो इस पॉइंट के ऊपर करंट मेजरमेंट हो रही है और वोल्टेज भी इसी पॉइंट के ऊपर मेजरमेंट हो रही है. अगर यहाँ पे फॉल्ट अकर होता है बीच में, तो जाहिर सी बात है ये वाला पूरा सिस्टम जो है वो आइसोलेट हो जाता है, और यहाँ पे जो इसकी जो मेजरमेंट जो इम्पिडेंस होती है वो कम हो जाती है. सो अगर ये मेजर्ड इम्पिडेंस इस सेट पॉइंट से कम है तो दिस मीन्स द फॉल्ट इज एट दिस लोकेशन. और इफ दिस इम्पिडेंस से बड़ी है, लेट्स assume we have this fault location, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फॉल्ट है वो किसी और केबल्स के ऊपर आया है. यानी कि हम ये कहेंगे कि जोन 2 के ऊपर ये अकर हुआ है फॉल्ट को. So that's why we can just say this that it could operate in the backup concept. So if the fault is at this location, we may have fault, we may have relays on these relays. These relays must operate to intercept this fault as well. ठीक है, ये इम्पीडेंस वाली बात से रिपीट कर दें. आगे क्लियर हो जाएगी, आगे क्वेश्चंस आएंगे, सब समझ आ जाएगा. अभी रिलैक्स करें थोड़ा सा. ठीक है. So the reach point of a relay is the point along the line impedance locus that is interested by the boundary characteristics of the relay. यहाँ बाउंड्री कैरेक्टरिस्टिक्स से मुराद ये है कि जोन डेफिनेशन जो हम यहाँ पे दे रहे होते हैं. Since this is dependent on the ratio of voltage and current and the phase angle between them, it may be plotted in R by X diagram. तो नॉर्मली जो सर्किट जो इसकी कोऑर्डिनेशन करते हैं उसका जो प्लॉट होता है प्रोटेक्शन कोऑर्डिनेशन का, दैट वुड बी R by X रेशियो प्लॉट. यानी कि एक्स एक्सिस पे R होगा, वाई एक्सिस पे हमारे पास एक्स होगा, रेक्टेंस होगी. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड ओवर करंट रिले के जो कर्व्स होते हैं, प्रोटेक्टिव कर्व्स होते हैं, उसमें क्या होता है हमारे पास कि एक्स एक्सिस पे करंट होता है और वाई एक्सिस पे टाइम होता है फॉर टाइम ग्रेडिंग पर्पस. तो दिस इज फॉर ओवर करंट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, और यहाँ पे कह लें कि दिस इज फॉर द डिस्टेंस रिले प्लॉटिंग कर्व या डिजाइन कर्व कह सकते हैं आप उसको, या कोऑर्डिनेशन कर्व भी कह सकते हैं. ठीक है. अच्छा जी, थोड़ी और एक्सप्लेनेशन देख लें इन डिटेल. जो बात मैंने अभी आपको बताई उसमें ये है कि लेट्स अज्यूम हमारे पास ये नॉर्मल ऑपरेशन में क्या कंडीशन है कि वोल्टेज पॉइंट है, ये फीडिंग पॉइंट अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हैं, and we have the voltage measurement at this location and we have a current measurement at this location. Initially, let's assume we have a load connected and we have this transmission line. तो जो टोटल मेजरमेंट इम्पिडेंस होगी, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिखी है, बेसिकली हम मेजरमेंट इम्पिडेंस भी करते हैं, बट जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी वी जस्ट मेजर द रेजिस्टेंस. तो जो टोटल इम्पिडेंस होगी जो इस पॉइंट के ऊपर देखी जाएगी वो लोड इम्पिडेंस या रेजिस्टेंस प्लस द लाइन टोटल लाइन इम्पिडेंस, और वी कैन कैलकुलेट दिस टू पैरामीटर यूजिंग वोल्टेज मेजरमेंट डिवाइडेड बाय द करंट, लोड करंट. सो लेट्स अज्यूम अगर हमारे पास शॉर्ट सर्किट अकर होता है प्रोटेक्शन लाइन के ऊपर एट दिस पॉइंट,
तो जो इसकी टोटल इम्पीडेंस करंट की वैल्यू चेंज होगी, वोल्टेज भी ऑब्वियसली एट सम लेवल पे चेंज होगा, तो लेकिन इनका रेशियो जो है वो मेंटेन रहेगा डेफिनेटली. And then we can say that the measured impedance could be the total impedance times the length of the cable. So let's assume the cable of the line is 1 kilometer total length. ठीक है. And let's say we have the fault location, यानी यूं कह सकते हैं कि fault हमारे पास आता है 75% of its length. तो 1 किलोमीटर का 75% कितना हो जाएगा, वो 0.75. तो यहाँ पे जो x का फैक्टर होगा हमारे पास वो है 0.75. ठीक है. तो लेट्स अज्यूम हमारे पास अगर 1 किलोमीटर केबल की लेंथ आती है 10 ओम. ये सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, रफ एग्जांपल है. इसके बाद जो मेजरमेंट होगी फॉल्ट लोकेशन, सॉरी फॉल्ट आने की वजह से, तो हमारे पास जो इम्पिडेंस होगी मेजरमेंट हो रही होगी वो 0.75 ओम होगी, सॉरी 7.5 ओम होगी. ठीक है. इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, 7.5 ओम. तो ये हमारी जो है फॉल्ट आने के बाद ये मेजरमेंट हमारे पास आ रही होगी. ठीक है. लेट्स assume I set the reach point of the cable as 80% of the total length. तो टोटल लेंथ है हमारे पास, उसकी ओम है 10 ओम्स, उसकी मैं कहता हूँ 80% जो लेंथ सेट पॉइंट है उसको वो कवर अप करे जो जोन के अंदर आता है. तो इसकी जो रीच पॉइंट इम्पीडेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 8 ओम. ठीक है. तो अब रीच पॉइंट से मुराद है अब जब फॉल्ट अकर हुआ है तो हम ये कह सकते हैं कि ये फॉल्ट इस लाइन के ऊपर है, दिस इज इन जोन 1, बिकॉज ये इम्पीडेंस इस जो रीच पॉइंट इम्पीडेंस है उससे कम है. ठीक है. सो दिस मीन्स दिस रिले ओवर हियर नीड्स टू बी ट्रिप्ड. अदर वे अराउंड अगर आप ये देखें एक चीज कि अगर मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि हम इससे फॉल्ट की लोकेशन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अब हमें बाय कैलकुलेशन या बाय डिजाइनिंग हमें पता है कि हमारा 80% जो केबल की लेंथ है रीच पॉइंट के मुताबिक वो 8 ओम है और हमारी एक्चुअल मेजरमेंट आ रही है 7.5 ओम. अब मुझे ये डिटरमाइन करना है कि मेरे पास जो डिस्टेंस इसमें किस तरह निकल आ रहा है, यानी कि उसका क्या फैक्टर, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करूं तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, या अदर वे अराउंड अगर आप टोटल लेंथ से भी करना चाहें तो दोनों से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. ये 10 टाइम्स कम आ जाएगी. लेकिन अगर हम इन दोनों को भी डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल अगर आपको टोटल इम्पीडेंस भी मालूम है लेंथ की, तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दें तो आपके पास जो डिस्टेंस का जो फैक्टर है 75% ऑफ द केबल लेंथ, ये आपके पास कैलकुलेशन में आ जाता है. तो यानी कि इस तरह हमारे पास लोकेशन भी आइडेंटिफाई हो रही है कि फॉल्ट कहाँ पे है, और हम इजीली डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि हमारे पास जोन 1 के अंदर फॉल्ट अकर हो रहा है कि नहीं हो रहा. इसी तरीके से अगर हमारे पास लेट्स अज्यूम कि फॉल्ट जो है वो इस केबल के ऊपर नहीं है, वी हैव द अनदर केबल कनेक्टेड ओवर हियर, तो जो मेजरमेंट करंट और वोल्टेज की बिहाफ पे जो इम्पीडेंस कैलकुलेट हो रही होगी वो वैल्यू होगी कि टोटल लाइन लेंथ जो RL1 की टोटल लेंथ टाइम्स द लेंथ ऑफ द सेकंड केबल, यानी कि लेंथ कह लें या इम्पीडेंस, बेसिकली इम्पीडेंस है यहाँ पे, द टोटल इम्पीडेंस ऑफ द लाइन 1 10 ओम लेट्स अज्यूम, और लेट्स से जो सेकंड जो इम्पीडेंस है उसकी टोटल इम्पीडेंस है 20 ओम्स, एंड लेट्स से जो फॉल्ट आया है फ्रॉम this point, let's say 10% of the सेकंड केबल है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दें 0.1 से. ये बेसिकली परसेंटेज में बयान कर रहा हूँ, अगर आपको लेंथ में भी मालूम है टोटल लेंथ के लिहाज से उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. तो टोटल इम्पीडेंस आपके पास तकरीबन कितनी आ जाएगी, 12 ओम आ जाएगी जो मेजरमेंट है. अब चूंकि आपका रीच पॉइंट द प्रीवियस था वो 8 ओम्स था, तो दिस आइडेंटिफाइज दैट कि आपका जो फॉल्ट है वो इस केबल के ऊपर नहीं है, वो सेकंड केबल के ऊपर है.
ठीक है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है हाउ इट्स वर्क। जी फिदा, आपको बात समझ आ गई अब? जी सर। ठीक है, यहाँ पे कोई और क्वेश्चन है तो बताइए। सर अगर उसका रीच सर पॉइंट 8 ओम है तो ये RL1 की जगह हम 8 ओम नहीं डालेंगे? ये रीच पॉइंट नहीं है, ये यहाँ पे जो वैल्यू है ये एक्चुअल मेजरमेंट है। मैं मैथमेटिकली सिर्फ बता रहा हूँ, एक्चुअली आप ये काम कर रहे होते हैं। एक्चुअली आप डिटरमाइन कर रहे होते हैं वोल्टेज क्या एक्चुअल फॉल्ट की वजह से, क्योंकि वोल्टेज रेटेड वोल्टेज तो नहीं रहते ना, ये वोल्टेज गिर जी जी। जाते हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो करंट क्या है एक्चुअली वो भी हम मेजर कर रहा था। तो वो दोनों अगर रेशियो आप निकाल लें, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट करें, तो व्हाट डज इट एक्चुअली टेल यू, तो ये वो चीज बता रही है। ठीक ठीक। सर ठीक है, एक चीज आपने सर वो जो 8 और 7.5 का जो डिस्टेंस नहीं आया था सर, उसको किसको किस पे डिवाइड करना था सर, वो बात रिपीट कर दें प्लीज सर। वो तो आपके ऊपर है ना। देखिए टोटल लेंथ आपको, फॉर एग्जांपल आप टोटल लेंथ से कर लें, वो ज्यादा आसान है। अगर टोटल लेंथ ऑफ केबल है 10 ओम, ठीक है, यस सर। और आपको पता चल रहा है कि आपकी एक्चुअल मेजरमेंट कितनी है, वो 7.5 ओम आ रही है एक्चुअल मेजरमेंट। ठीक है, तो इन दोनों को डिवाइड करें, कितना हो जाएगा? 0.75। सर ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दें 100 से। ठीक है, ये बन जाएगा 75% ऑफ द केबल 1, यानी कि टोटल अगर 1 की 10 ओम है तो फॉल्ट हमारे पास आ रहा है 75% ऑफ द केबल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस लोकेशन। यस अगर सर। यहाँ से आप मूव करना शुरू करें और यहाँ पे खत्म हुए तो ये आपका 100% पॉइंट हो जाएगा, केबल का एंड टर्मिनल आ जाएगा और स्टार्टिंग यस सर। पॉइंट ये है। तो जब आप कहते हो यहाँ वैल्यू में बस चलती है 75, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 75% अगर केबल पे हम ट्रेवल करें तो तकरीबन उसके करीब हमारे यस सर। पास जो है फॉल्ट अकर हो गया होगा। ओके सर। ठीक है, आप अदर वे अराउंड भी कर, सिंपल इम्पिडेंस की कैलकुलेशन है वो, अगर आप वन वे और अनदर वे भी आप डिजाइन कर सकते हैं। आप 8 वैल्यू से भी, रीच पॉइंट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपने ऑलरेडी टोटल लेंथ के प्रोस्पेक्ट से कैलकुलेट किया हुआ है कि वो 80% ऑफ द टोटल लेंथ है। ठीक है, तो यानी कि अगर आप यूँ कह लें कि यस सर। अगर डिफरेंशिएट, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अंडरस्टैंड करना, उसमें यह है कि अगर 7.5 ओम कितना डिफरेंस रखती है 8 ओम से, कितना डिफरेंस है, तो इन दोनों का डेल्टा निकाल लें। 0.5 तो दोनों को माइनस करें, 0.5, माइनस। 0.5 ओम है। जी सर। ठीक है, यानी कि 0.5 ऑफ 8 कर लें, कितना बनेगा, वो उतने परसेंटेज उसके आ जाएगा कि 8 के कितने परसेंटेज कम है। तो ये थोड़ा चीज़ वही आ जाएगी आपके पास, तकरीबन वही चीज़ निकलेगी, लेकिन अल्टीमेटली डेफिनेशन उसकी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इट्स यस मच सर। सिंपल टू यूज द टोटल लेंथ ऑफ द केबल। सर वो एक ना एयरक्राफ्ट आया था, उसके ऊपर वो ये बता रहे थे कि वो जो है ना उसमें कंप्यूटराइज सिस्टम है, और जहाँ पे भी जो फॉल्ट अक्कर होता है वो जो है ना खुद ही कंप्यूटर पे जो है ना वो आपको बता देता है, बस आपने जाके वहाँ पे वो जो चीज़ होती है उसको रिप्लेसमेंट करना होता है। तो वो ठीक इसी है, प्रिंसिपल पे काम कर रहे होते हैं। हाँ डिफरेंट डिपेंड करता है रिलेज क्या कैलकुलेट कर रही होती है। देखिए जो लोकेशन आइडेंटिफिकेशन है वो प्राइमरीली बेस करती है इम्पिडेंस के ऊपर। ठीक है, यस सर। अगर आप ओवर करंट रिले ले रहे हैं उसमें भी आप गेस कर सकते हैं, एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करना उसमें थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप डायरेक्ट उसमें सिर्फ करंट मेजरमेंट है। ठीक है, वो यस आप सर। यूँ कह यस सर। सकते हैं कि जो करंट की वेरिएशन है, हमने जब डिज़ाइन स्टडी कर रहे थे तो हमारे पास केबल के पैरामीटर गिवन थे, वो फिक्स थे, और बेस्ड ऑन दिस लोकेशन वी कैलकुलेट डिफरेंट फॉल्ट थ्रेशोल्ड पॉइंट। तो हम वो कह सकते हैं रफली कि जी अगर इतना करंट है तो इतना फॉल्ट आएगा, इस लोकेशन के ऊपर फॉल्ट एक्स वाई जेड, लेकिन वो इतना रिलायबल या एक्यूरेट रिजल्ट्स वो आपको प्रोवाइड नहीं करता। और यस बहुत से मेथड हैं फॉल्ट डिटेक्शन के, तो ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, सर। ओके सर। ओके सर। यस सर। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द डिस्टेंस रिले। अच्छा, अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है हमने मेजरमेंट करनी होती है, इसमें हमने वोल्टेज मेजरमेंट भी करनी है और करंट मेजरमेंट भी करनी है। सो वी मेजर द करंट एंड द वोल्टेजेस
बाय करंट ट्रांसफार्मर एंड वोल्टेज ट्रांसफार्मर, तो हमें वो दोनों ट्रांसफार्मर्स चाहिए। और जो हम वोल्टेज अगेन वो जो इम्पिडेंस हम कैलकुलेट करते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट द इम्पिडेंस, कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंस rather than only the resistance, because we have to plot the curve on r by x प्लॉट के ऊपर जो हमने प्लॉट करना है यहाँ पे। so we have a r over here and we have x over here, ठीक है। इसमें एक एडवांटेज हमारे पास ये है कि हमें इसकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है, और हम इसकी डायरेक्शन भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं बास केसेस में कि फॉल्ट जो है इन दिस डायरेक्शन में आया है या बैकवर्ड आया, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर हम इम्पिडेंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो इम्पिडेंस की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। इम्पिडेंस तो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है ना। तो अब यहाँ पे रिले के लिए क्वेश्चन ये है कि फॉल्ट अगर इस लोकेशन के ऊपर आया है, क्योंकि आपके पास ट्रांसमिशन लाइन जो होती है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन वो एक मैश नेटवर्क होती है, रेडियल नेटवर्क नहीं होता। तो उस सूरत में हमने ये भी डिटेक्ट करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर केस। तो वो प्राइमरीली डिपेंड किया जा सकता है कि जो करंट की डायरेक्शन जो है वो हमारे हेल्प आउट करती है कि डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए। अच्छा, वैसे पूरे सिस्टम्स के लिए हमें 3 लूप्स जो हैं वो इस सिस्टम में मेजरमेंट करनी है। तो फॉर एग्जांपल वी हैव अ वोल्टेज एंड करंट मेजरमेंट। हमारे पास 3 फेज सिस्टम्स हैं, तो करंट ईच करंट और वोल्टेजेस बिटवीन फेज टू ग्राउंड, ये हमारे पास 3 हो जाएंगे। और फिर बिटवीन फेस टू फेस, तो ये हमारे पास 3 लूप्स हो जाएंगे। तो टोटल जो मेजरमेंट हमारे पास होगी वो 6 लूप्स की हो जाएगी, ठीक है। ओके, अच्छा कुछ एग्जांपल है नॉर्मल जो कैलकुलेशन हम इसमें थोड़ी सी करते हैं यूजिंग करंट ट्रांसफार्मर वोल्टेज ट्रांसफार्मर को लेके। इसमें 2 ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमने देखने हैं। ये करंट ट्रांसफार्मर रेशियो हम कह सकते हैं विच इज आर आई। आर आई का मतलब ये है कि करंट एट प्राइमरी साइड डिवाइडेड बाय करंट एट सेकेंडरी साइड। तो फॉर एग्जांपल इफ वी आर मेजरिंग, या यानी कि हमारे पास जो रेटेड करंट ट्रांसफार्मर के जो पैरामीटर हैं वो अगर 600 एम्पेयर्स है प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड 1 एम्पेयर है, तो हमारे पास रेशियो बन जाता है 600। इसी तरीके से अगर हमारे पास वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स हैं तो हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज साइज का ट्रांसफार्मर रेशियो क्या है विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंडरी वोल्टेज। यहाँ पे नोट डाउन करें कि हम डिपेंड करता है लाइन टू न्यूट्रल अगर ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है फेज 2 हमें तो लाइन टू न्यूट्रल वैल्यू चाहिए होगी। तो लाइन टू लाइन नॉर्मल गिवन होता है रेटेड पैरामीटर 110 kV डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 100। अगर सेकेंडरी साइड है देन वी डिवाइड दैट स्क्वायर रूट 3 एज वेल। सो थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है अगर हम स्क्वायर रूट 3 का फैक्टर डाउन ऐड करें, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो उस सूरत में हम डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर का रेशियो बन जाता है वो 1100 रेशियो आएगा हमारे पास। सो इफ वी आर मेजरिंग द इम्पिडेंस आर मेजरमेंट, तो वो डिपेंड करता है मेजरमेंट एक्चुअल मेजरमेंट divided by the current that the CT is measuring. So we can say the secondary current